हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व की थी। 4 इक्वेशंस हमने सॉल्व की थी। उन्हीं इक्वेशंस को हमें फिर से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलस मेथड से किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में, स्पेशली इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाए तो आप अगर खाली इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाएगा तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन स्पेशली जब बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से सॉल्व करिए तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस मेथड से समझाना होता है। लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्कस किया हुआ था v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम था, s आपने डिस्टेंस जो कवर की थी उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अभी जो हमें करना है वो है कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें डिराइव करना है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सीधे लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करनी है। किससे बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस मेथड। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि कैलकुलस मेथड से मतलब क्या होता है, आपकी मैथ्स के अंदर एक बुक है कैलकुलस, उस कैलकुलस के अंदर आप टॉपिक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन टाइप के टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस बुक को हम लोग कैलकुलस बोल देते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग कैलकुलस मेथड बोल दे रहे हैं। तो इस कैलकुलस मेथड के अंदर आपने क्या क्या देखना है, जब आप बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की, तो कैलकुलस मेथड के अंदर आपने देखना है कि अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि सपोज उसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर वो थोड़ा सा वरीड होना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इस टॉपिक को पढ़ने वाला हूँ। तो बच्चों, अगर मैं एक दो बेसिक सी चीजें बताऊं, एक दो बेसिक से फॉर्मूले बताऊं और अगर उन्हें आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे आप इस चीज को ध्यान लगाना, कहीं पे इंटीग्रेशन dx लिखा होगा, इंटीग्रेशन dx का मतलब होता है x, और इंटीग्रेशन x dx लिखा होगा। जैसे फॉर्मूला होता है, सपोज x की पावर n है तो फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिमिट आपकी मान लीजिए 0 to a लिखी जाती है तो आपने यहाँ पे 0 to a लिख देना है। ठीक है, अब जैसे x स्क्वायर होता तो 2+1 3 हो जाता, नीचे भी 3 हो जाता। ठीक है, लिमिट मान लो 0 to a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a पावर n+1 अपॉन n+1 अपर लिमिट माइनस, आप मान लीजिए यहाँ पे a1, यहाँ पे a2 कर दिया है मैंने a1, और यहाँ पे a2 n+1 अपॉन n+1। तो आप इस तरीके से कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये इससे dx d के साथ जो होता है उससे डिसाइड होता है कि किसका इंटीग्रेशन करना है। उसके अलावा जो भी टर्म लिखे होते हैं वहां पे वो कांस्टेंट होता है। सपोज यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 लिखा होता तो 2 आपका कांस्टेंट की तरह डील करता, 2 को पहले ही बाहर ले लेते, इस तरीके से बन जाता। सिर्फ dx वाले टर्म यहाँ पे अंदर रहेंगे, dx मींस d के साथ x है तो x वाले रहेंगे, बाकी सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है किसका, आपके पास ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। ठीक है, मैंने बेसिक स्टार्टिंग में भी समझा दिया है और जहां जहां पे फॉर्मूले लगेंगे वहां पे मैं फिर से इसको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करनी है। तो एक्सेलरेशन को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन सबको पता है, आपके पास चेंज इन वेलोसिटी होता है। और मैंने आपसे बोला था जो डिफरेंशिएशन होता है जिसे डी बाई डी टी कहते हैं, तो डिफरेंशिएशन आपको चेंज को ही बताता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर इसकी वेलोसिटी का चेंज मुझे मैथमेटिकली लिखना है तो मैं डी बाई डी टी लिखूंगा, डी बाई डी टी ऑफ वी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, तो यहां से आप अगर डीवी की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन टी कर देते हैं। अब इसको मैं इंटीग्रेटिंग कह देता हूं, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन डीवी का कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो लिमिट है v इज इक्वल टू यू, इनिशियल इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है और फाइनल वेलोसिटी इसकी हमारी v हो जाती है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन a dt, टाइम शुरू में 0 था मान लीजिए और टाइम t इज इक्वल टू t तक जाता है। अभी मैंने बताया था कि dx, जैसे मैंने बोला था अगर इंटीग्रेशन dx लिखा होता है तो उसका इंटीग्रेशन x आता है, तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन dv कितना आएगा v, और लिमिट कितनी है इसकी, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू और v इज इक्वल टू v हो गया। फिर मैंने आपको बताया था अगर a है तो dt t वाले टर्म अंदर रहेंगे बाकी बाहर, तो a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t, इंटीग्रेशन dt t आ जाएगा 0 टू t। फिर यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लोग लगा सकते हैं। तो अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो बच्चों अपर कितनी है v और लोअर कितनी है u, तो v माइनस यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ये a भी था, इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट के बाद मुझे लिखना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है v इज इक्वल टू वो होगा ds अपॉन dt। d बाई dt चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका चेंज, डिस्प्लेसमेंट का, तो ds अपॉन dt हो गया। तो यहां से ds इज इक्वल टू हो जाएगा v dt। अब जरा सॉल्व करते वक्त इक्वेशन को दिमाग में जरूर रखना चाहिए, इसको निकालना है आपने, तो इसमें u चाहिए, v की जरूरत है नहीं। तो v इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास u प्लस ए टी। तो आप यहाँ पे ds लिख देते हैं और यहाँ पे v की जगह u प्लस ए टी लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आप dt। फिर से वही इंटीग्रेटिंग, क्योंकि कैलकुलस मेथड यूज करना है। तो इंटीग्रेशन ds s इज इक्वल टू 0 टू s हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन u प्लस ए टी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dt। अब इस तरीके से लिख दीजिए, dt मीन्स टाइम की लिमिट करनी है 0 टू t। इसको ऐसे समझिए, मान लो आप यहां से मोशन करना शुरू करते हैं, इस पॉइंट पे आपके t इज इक्वल टू 0 मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे आपका t इज इक्वल टू t ले लिया, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी आपकी u है और यहाँ पे आपकी v, और इस टाइम पे जो आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो आपका s निकल के आता है, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पॉइंट पे 0 है, यहाँ पे आपका 0 है, s इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और यहाँ s इज इक्वल टू s हो जाता है, ठीक है। आपने यहां से इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो आप इस तरीके से आप लिखा हुआ आपने। अब आप देखिए करना क्या है, आपने सिंपल इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था dx का x हो जाता है, वैसे ds का s 0 टू s। यहाँ पे क्या करना है आपने, इनको अलग अलग लिख देना है, इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt, और यहाँ लिमिट सेम हो जाएगी 0 टू t और यहाँ भी 0 टू t हो जाएगी। इनको हम अलग अलग जैसे सिंपल मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं, u dt और ये at dt आएगा। और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था dt है तो सिर्फ t वाले अंदर रहेंगे, बाकी सारे बाहर, तो u यहाँ से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, dt रह जाएगा, प्लस यहाँ से a बाहर आ जाएगा और यहाँ t dt हो जाएगा 0 टू t, और यहाँ भी 0 टू t हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आप यहां ध्यान दीजिए, आपने ये लिखा यहाँ पे s माइनस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ जो बात कर रहे हैं u dt का t 0 टू t प्लस a, इसको मैं t स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ और 0 टू t लिख दूंगा। कैसे, फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n dx होता है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे t है तो t की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, तो t स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ बच्चों s माइनस 0 s आ जाएगा, यहाँ पे u अपर लिमिट t माइनस 0 प्लस a बाई 2, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे थर्ड इक्वेशन की बात। सेकेंड के बाद हमने बात करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो पहले जस्ट आप एक छोटा सा लिखने का तरीका, उसको छोटा सा थर्ड इक्वेशन को पहले आप लिख लीजिए। आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s होती है। इसको आप लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो आप दिमाग यहाँ पे लगा लेंगे, v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए और s चाहिए। अगर t वगैरह आएगा तो उसको आपने हटाने की कोशिश करनी है। जैसे समझाता हूँ, एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करोगे, मैं इसके प्रूफ में चला गया, ठीक है। अब आप खुद से दिमाग लगाइए, एक्सेलरेशन को बात करेंगे तो dv अपॉन dt आ जाएगा। तो यहीं से आप सोचना शुरू कर दें अगर कि भाई अगर मेरे dv अपॉन dt है तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन आएगा, टाइम तो यहाँ कहीं है ही नहीं। तो जो चीज मुझे नहीं चाहिए मैं उसको शुरुआत से अगर रिप्लेस करने के बारे में सोचना शुरू कर दूं तो वो ज्यादा बेटर होता है। शुरू से उसको हटाने की सोच दीजिए। तो आप क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे ds से मल्टीप्लाई ds से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको क्या किया, dv अपॉन ds तो साथ में लिख दिया और यहाँ से ds अपॉन dt को साथ में लिख दिया। ds अपॉन dt क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो इसकी जगह आपने dv अपॉन ds लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया इसका वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आपके पास dv अपॉन ds और यहाँ पे हो गया इंटू v, यानी इसको a ds इज इक्वल टू v dv। आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। तो आप इस एक्सप्रेशन को एक बार देखिए,
और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आपने क्या निकाल लिया है। तो आप अगर देखते हैं तो आपको देखो ए चाहिए था, ए लेके आ गए, एस का फंक्शन चाहिए था, एस लेके आ गए, वी नहीं, वी भी चाहिए, ये भी ले आए, और यहाँ पे आपने डी भी ले लिया। फिर से अब कैलकुलस मेथड से पढ़ रहे हैं, तो भाई अगर कैलकुलस मेथड से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी एस, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी वी। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ पहले ही कि भाई मुझे u भी लेके आना है, तो u लेके आने के लिए मुझे पता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। मैं वो सारी चीजें पहले ही करना शुरू कर दूं जो जो मुझे चाहिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो अब अगर मैं उसको लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की फॉर्म अगर लिख के सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पहले उसको सोच लीजिए। अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यू लाने के लिए ऐसा करता हूँ तो दिक्कत क्या होगी, फिर से टाइम आ जाएगा, तो मुझे टाइम चाहिए नहीं। तो मैं ये देखो क्वेश्चन आप एज अ स्टूडेंट जब आप सॉल्व करते हैं तो उस समय बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आते हैं कि हम ऐसा क्यों ना कर लें। यहाँ पे आपने सोचा कि यार मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख देता हूँ तो u आ जाएगा, लेकिन ये लिख के नुकसान क्या होने वाला है, अब फिर से देखिए फिर से टाइम आ जाएगा, फिर टाइम रिप्लेस करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ऐसा करने से अच्छा कुछ अलग सोचते हैं, हम ये कर देते हैं कि जहां पे मान लीजिए टाइम 0 था वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, और t इज इक्वल टू टी पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो s हो गया, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहाँ पे आपकी v हो गई, ठीक है। तो अब बच्चों इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो लिमिट है s की लिमिट 0 से लेके आप कहाँ तक जा रहे हैं, s तक, और वेलोसिटी आपकी v इज इक्वल टू यू से लेके v इज इक्वल टू आप कहाँ तक जा रहे हैं, v तक जा रहे हैं, बस। अब कुछ नहीं करना है आपने, अब सीधे इसको इंटीग्रेट कर देना है तो आपको आंसर आ जाएगा, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर बताया था मैंने ds s वाले अंदर रहेंगे, a बाहर आ जाएगा, a इंटीग्रेशन ds। यहां ऐसा नहीं होना क्योंकि ये v है, ये dv है, तो d के साथ v है तो v वाला अंदर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी करते हैं इसको, और यहाँ लिमिट u टू v और यहाँ 0 टू एस, ए इंटीग्रेशन डी एस सी एस हो जाएगा, 0 टू यहाँ पे एस आ जाएगा, और v का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों क्या, वी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे u टू v। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ गया कि हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो फिर से मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx को क्या बोला था, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन करके हम लोग लिखते हैं बोला था। तो यहाँ पे v था, तो अगर इंटीग्रेशन v dv की बात करें तो पावर 1 है, तो v की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन यानी कि वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आपने इसको कर दिया, यहाँ पे a s माइनस 0, यहाँ पे 1/2 और यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला है, अगर आप यहाँ देखते हैं अब क्या होने वाला है, देखिए इसको इधर, आप इधर देखो पहले, तो इधर 2s हो जाएगा, इधर हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 a है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपकी थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो गई, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको लास्ट में फोर्थ इक्वेशन की बात करने वाला हूं, उसको सॉल्व करा रहा हूं। अब हमको अगर बच्चों बात करनी है फोर्थ इक्वेशन की, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है जो आपको nth सेकंड में मोशन की बात करती है, क्या फोर्थ सेकंड में कितना, सॉरी nth सेकंड में आप कितना चले हैं उसकी बात करती है आपकी फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करना है तो वही वेलोसिटी सॉरी ds अपॉन dt, तो यहाँ से ds कितना हो जाएगा v dt, v कितना होता है आपके पास u प्लस ए टी, तो आपके पास ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dt, ठीक है। मान लीजिए आप, वही वाली बात है कि आप अपने मोशन के nवें सेकंड में, आप यहाँ पे मान लीजिए n माइनस 1वां सेकंड है, इसमें आपने डिस्टेंस एस एन माइनस 1 ट्रेवल की है, और nth सेकंड में, n सेकंड में आपने एस एन ट्रेवल की है। तो nth सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहे हैं आप, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो आपकी जो लिमिट होनी चाहिए वो एस एन माइनस 1 लोअर लिमिट होनी चाहिए और एस एन आपकी अपर लिमिट होनी चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि कैलकुलस मेथड से बताना है, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ds, आपका s कहां से कहां जाएगा, एस एन माइनस 1 से लेके एस एन तक, तो लिमिट हो जाएगी इसकी एस एन माइनस 1 टू एस एन, और यहाँ u प्लस ए टी और यहाँ dt है,
और टाइम आपका यहाँ टाइम कितना है, n-1 से लेके t इज इक्वल टू n तक जा रहे हैं, t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n। बस इसको इंटीग्रेट कर दो और आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको इंटीग्रेशन करते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करते हैं देखिए, इंटीग्रेशन ds s हो जाएगा, लिमिट क्या पड़ाएगी s-1 टू sn। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, अलग अलग लिख दूंगा, udt प्लस इंटीग्रेशन at dt। पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं इसको सॉल्व करा चुका हूँ, 0 टू t। अच्छा यहाँ पे आपका जो लिमिट है, लेकिन बस यहाँ n-1 टू n जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे u बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t n-1 टू n प्लस a बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2 n-1 टू n। अभी मैंने इसको समझाया था कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको लिमिट पुट कर देता हूँ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो Sn माइनस Sn-1 है तो S nth हो जाएगा, nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो यहाँ पे S nth लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, S nth। ठीक है, तो यहाँ पे u, यहाँ वही बेसिक्स पे ध्यान दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट n है माइनस लोअर लिमिट ये कर दी। ठीक है, प्लस a बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब t का स्क्वायर है तो t की लिमिट n लिखो, n का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट n-1 है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, s nth इज इक्वल टू u n माइनस n प्लस 1। ठीक है, प्लस a बाई 2 और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से s nth इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बच्चों n से n कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ u बच गया, प्लस a बाई 2 या n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। बस s nth इज इक्वल टू आपके पास प्रूफ हो गया, a बाई 2 और 2n माइनस 1। तो अगर आप एक बार इन इक्वेशंस को सीख लेते हैं कैलकुलस मेथड से बढ़िया करके, तो आप फिर ऐसा देखेंगे कि आपको ज़्यादा आसान लगेगा कैलकुलस मेथड से चीज़ों को सॉल्व करना। चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस दे देते हैं और उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कोई परेशान नहीं होना है। बायो बैकग्राउंड के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत बेसिक से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज हो रहा है और 1-2 फॉर्मूले लग रहे हैं, उनको आप जब इतना कुछ सीख सकते हैं तो वो 1-2 फॉर्मूले भी आप लोग इजीली लर्न कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।